हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन और ये है आपका क्लास नंबर 11। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत पूना समझौता। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं अध्याय 2 के अंतर्गत। तो दोस्तों, अध्याय 2 का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग देख चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बंग भंग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज दल यानी कि स्वराज पार्टी और बारदोली सत्याग्रह। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों पूना समझौता। पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं के प्रयत्न से या उनके सहयोग से कह सकते हैं हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता होता है और इसी समझौते को क्या कहा जाता है, पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें इस समझौते के अनुसार क्या क्या शर्तें थी, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए पहला है दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में हरिजनों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो पहला शर्त था इसमें था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो बनाया गया था वो समाप्त कर दिया जाए और व्यवस्थापिका सभा में हरिजनों के स्थान हिंदुओं के साथ ही यानी कि हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे जाएं। क्लियर? दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरा है प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या थी वो 47 से बढ़ाकर 147 कर दी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें दलितों की जो आरक्षित सीट थी वो पहले 47 थी, अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 147। क्लियर? तो ये हम लोग देख चुके हैं पूना समझौता के अंतर्गत ये जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपसे जब भी पूछेगा तो बहुत ज़्यादा कि डीएलएड में बहुत ज़्यादा विस्तार से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना रहता कि आपको 3 पेज 4 पेज में लिखना रहे, तो ये आपका इतना पर्याप्त है। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में जानने। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये किसके आह्वान पर समूचे देश में लागू हुआ? ये दोस्तों समूचे देश में आरंभ किया गया था गांधी जी के आह्वान पर। और दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी की शाम को बम्बई में एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाया जाता है जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है। और हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसके बाद जब गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया तो चूंकि गांधी जी इसका नेतृत्व करता थे तो सबसे पहले अंग्रेजों ने नेतृत्वकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाही के जरिए आंदोलन चलाते रहे। यानी कि दोस्तों अब देश के जो युवा थे, देश के जो क्रांतिकारी थे और समूचे देश को ये समझ आ गया था कि अब हमें आंदोलन के माध्यम से ही, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से ही पूरी स्वतंत्रता मिल सकती है। तो इसके लिए वो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद भी आंदोलन को जारी रखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। और दोस्तों चूंकि कांग्रेस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी उस समय, तो उसके जो सदस्य थे जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने भी बहुत ही बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा लिया और एक तरह से कह सकते हैं सक्रिय योगदान दिया। यहाँ पर हम देखें भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की
अंतिम महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये बहुत ही बड़े लेवल पे एक तरह से हम कह सकते हैं जो पूरे देश में एक क्रांति लेकर के आता है कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए तो चाहिए, ये जिससे कि जो अंग्रेज थे उनकी नींव हिल गई, जो कि भारत में बहुत ही सालों से अपना शासन कर रहे थे। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसी चैप्टर से संबंधित आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन से थे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि कांग्रेस जो था वो 2 दलों में विभाजित हो जाता है और उसमें उग्रवादी और उदारवादी दो तरह के क्रांतिकारी नेताओं का उदय होता है। तो दोस्तों आज हम जो देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख उदारवादी नेता, यानी कि जो गांधीवादी नीतियों से संबंधित थे उनके विषय में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक उदारवादी यानी कि नरम दल के नेताओं ने भाग लिया। तो दोस्तों गरम दल और नरम दल भी इसी को कहते हैं। और तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं नरम दल के विषय में, यानी कि उदारवादी जो नेता थे उनके विषय में। उनमें से कुछ प्रमुख उदारवादी नेताओं का वर्णन निम्न है। तो दोस्तों उदारवादी नेता उनमें कौन कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम महात्मा गांधी के विषय में, चूंकि इसके पहले भी हम लोग महात्मा गांधी जी से संबंधित बहुत सारे आंदोलन और उनके जो भी कार्य हैं उसके विषय में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें नहीं पढ़े बस उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी के विषय में। दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था और आपको पता ही है कि इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं। तो दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी जो कि 2 अक्टूबर 1869 से लेकर के 30 जनवरी 1948 तक इनका जो जीवन था और भारत में एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे ये। दोस्तों अगर हम बात करें आध्यात्म की तो गांधी जी आध्यात्म से भी पूर्णतः जुड़े हुए थे और साथ ही राजनीति में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया, क्योंकि दोस्तों उस समय देश को इनके योगदान की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। देश में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। और उनके पिता की अगर हम बात करें तो उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो मई 1883 में 13.5 साल की आयु पूरा करते ही उनका विवाह हो गया था। किसके साथ? 14 साल की कस्तूरबा गांधी जिनको हम कहते हैं, इनका पहले क्या नाम था? कस्तूरबा माखन जी। तो इनके साथ इनका विवाह हो जाता है और मोहनदास और कस्तूरबा की 4 संतान थी जो कि सभी पुत्र थे। क्लियर। आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से यानी कि रेडियो प्रसारण से सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई 1944 को गांधी जी के नाम एक प्रसारित किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता, और उसमें गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था और कहा कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहिए, यानी कि शुभकामनाएं मांगी थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज की। ये भी आपके 1 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ या अतिलघुत्तरी व विकल्पीय, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और दोस्तों इन्होंने जो रंगून में रेडियो प्रसारण किया था उसमें इन्होंने उस रेडियो प्रसारण में ही इन्होंने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था और जो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी उसी के लिए इन्होंने आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी गांधी जी से। और दोस्तों यहाँ पर देखें गांधी जी से जीवन से संबंधित इसके पहले हम लोग जो आंदोलन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा असहयोग आंदोलन, कानून तोड़ो की नीति यानी कि जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था दांडी मार्च, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। और यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो घटनाएं थी ये सारी गांधी जी के जीवन से संबंधित थी, जिसमें गांधी जी ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और देश के लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें गांधी जी के जीवन के अंत के विषय में, तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को गांधी जी
नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और गोडसे और उसके षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई थी तथा यानी कि 15 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्लियर। और राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मेन पॉइंट है वही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो नाथूराम गोडसे था इसने गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी थी गोली मार के, और नाथूराम गोडसे और उसके एक ऐसा षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को पकड़ लिया जाता है और उस पर केस चलता है और 15 नवंबर 1949 को इसको इन लोग को फांसी दे दी जाती है। और यहाँ पर हम देखें तो राजघाट जो कि नई दिल्ली में है, गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक फैक्ट और मिल रहा है कि गांधी जी का जो स्मारक है जो उनके अंतिम क्षण का साक्षी कह सकते हैं यहाँ पे, तो वो उनका जो स्मारक बना हुआ है वो बना है नई दिल्ली राजघाट में। और दोस्तों इनकी जो स्मारक है उस पर लिखा गया है देवनागरी में हे राम, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं कि उनके जब मृत्यु होती है तो लास्ट टाइम में उनके मुंह से जो शब्द निकला था वो निकला था हे राम। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें 1920 से लेकर के 1947 तक का जो काल है वो भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें देश की आज़ादी तक यानी कि 1920 असहयोग आंदोलन से लेकर के देश की आज़ादी तक गांधी जी भारत पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रूप से अपनी छाप छोड़े और इसीलिए इस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। ये तीनों ही उदारवादी नेता हैं यानी कि नरम दल से संबंधित हैं। तो आशा करते हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये सारे भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहती है। और दोस्तों आप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जाके आप अपना टेस्ट जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपका कितनी तैयारी हो रही है ये पता चलेगा। और साथ ही दोस्तों आपके लिए जितने भी वीडियो जब तक बनाए गए हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। और साथ ही आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी ये सारे लिंक अवेलेबल हैं और टेलीग्राम चैनल टारगेट टीचर जॉब पे भी ये सारे वीडियोज की लिंक आपको मिल जाएगी। तो आपको दोस्तों जहाँ भी सुविधा होगी आप वहाँ से अपनी स्टडी करिएगा। इसी तरह से आप दोस्तों अपनी मेहनत करिए, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।